नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार जीवन का सत्य की तरफ से सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल जीवन से संबंधित विषयों की वास्तविकता को प्रकाशित करता है तथा उनमें होने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करता है। आज का हमारा विषय है प्रथा। इंसान की जीवन शैली के लिए समाज द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के प्रचलन को प्रथा कहा जाता है। यह बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि प्रथाएं इंसान के जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। इंसान के जीवन में कुछ प्रथाएं ऐसी हैं जो इंसान के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, उसके लिए प्रगतिशील है, समाज को एकत्रित करती है। परंतु कुछ प्रथाएं ऐसी हैं कि जो उसके जीवन के लिए, इंसान के जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक है। माना जाता है कि हजारों वर्ष पूर्व जब इन प्रथाओं का निर्माण किया गया है, वह हमारे समाज के सबसे अधिक बुद्धिजीवियों ने किया और जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, अवश्य आवश्यक है। परंतु समय के अनुसार प्रत्येक चीज़ में परिवर्तन बहुत आवश्यक हो जाता है। जैसे पहले इंसान जानवरों से खेती करता था, अब आधुनिक मशीनें आने के कारण उसने जानवरों का त्याग कर दिया, क्योंकि जो गति मशीनों से प्राप्त होती है, जो सरलता मशीनों से प्राप्त होती है, वह जानवरों से प्राप्त नहीं हो सकती। यदि अब भी कोई इंसान पुरानी पद्धति के अनुसार खेती करे तो शायद उसका जीवन निर्वाह करना भी कठिन हो जाता है। इसी प्रकार जैसे बहुत सी ऐसी हानिकारक प्रथाएं थी कि जिनको इंसान को बंद करना पड़ा, जैसे बाल विवाह प्रथा जो अभी तक चोरी छुपे होती है, कुछ ही दशकों से उसको, कुछ दशक पूर्व 20वीं सदी में उसको समाप्त कर किया गया, जिसमें बाल्यपन में ही एक बालिका और बालक का विवाह कर दिया जाता था। जो पुरुष वर्ग है वह बालिका को कोई शिक्षा प्रदान करके बहुत अधिक उसके जीवन को प्रगति नहीं देता था, उससे घरेलू कार्यों में उपयोग करता था और एक प्रकार से उसका शोषण होता था। उसका कार्य था सिर्फ संतान पैदा करना, संतान उत्पन्न करके उनकी परवरिश करना और घरेलू कार्य करना। परंतु अब वर्तमान में जो कन्या है, जो नारी है, उसे अपना वर चुनने का अधिकार प्राप्त है और वह अपने जीवन को सरलता से चला रही है और उसने प्रगति प्राप्त की है। इसी प्रकार जैसे हमारी सती प्रथा थी, जिसे 19वीं सदी में समाप्त किया गया, वह एक राजा राम मोहन राय जो हमारे एक पूर्वज थे, उनके अथक प्रयास से अंग्रेजों द्वारा इसको समाप्त किया गया। यह बहुत ही क्रूर प्रथा थी। शायद संसार की इससे क्रूर प्रथा नहीं होगी, क्योंकि उसमें पुरुष की मृत्यु के पश्चात जो उसकी पत्नी है उसको जीवित अग्नि में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता था, अर्थात उसे जिंदा जला दिया जाता था, क्योंकि समाज उससे छुटकारा चाहता था कि उसके कार्य भार को, उसके जीवन निर्वाह को कौन देखेगा। जिसके कारण जो उनकी संतान है उनमें एक प्रकार से अनाथों में वृद्धि होती चली गई। जो परिवार है वह पुरुष के मरने के पश्चात स्त्री का दाह संस्कार करके उसकी धन संपत्ति लूटने में लग जाता था, ना कि उनके संतान का जीवन निर्वाह करता था, उनका कोई पोषण करता था। इसी प्रकार जो उसको समाप्त किया गया, उसके पश्चात जिनके शव प्राप्त नहीं होते थे या किसी कारण स्त्री को पुरुष के साथ नहीं जलाया जा सकता था, तो उसे विधवा प्रथा में झोंक दिया जाता, जिसे घर के अंदर एक कोने में पटक दिया जाता, जहां उसे एक सीमित भोजन मिलता था, सीमित वस्त्र मिलते थे, जमीन पर प्रत्येक ऋतु में, सर्दी गर्मी बरसात, जमीन पर सोना, और किसी के सामने जाने पर उसे प्रताड़ित किया जाता, एक मनुष्य कहा जाता उसे, तथा उसका सिर मूंड दिया जाता, उसे क्रूप बना दिया जाता कि जिसकी तरफ कोई भी आकर्षित ना हो। जिसमें अब विधवाओं को शादी करने का एक प्रकार से छूट प्राप्त है और वह अपना जीवन किसी के साथ भी बसा सकती है। तो मित्रों, इसी प्रकार की प्रथाएं जो बनी है, वास्तव में प्रथाएं बनाने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। प्रथाएं जितनी भी बनी है किसी न किसी कारणवश बनी है। जब इंसान ने जंगली जीवन त्याग कर समाज नाम की संस्था का निर्माण किया और एक प्रकार से सामाजिक जीवन उन्होंने जीने का निर्णय लिया, तो जब समाज का निर्माण हुआ तब उस समय पे समाज को संगठित करने, उनमें संतुलन कायम करने और समाज में आपसी सहयोग बनाने, एक दूसरे की सहायता करने के लिए नियम निर्धारित किए गए, जिन्हें प्रथा कहा गया। जैसे जाति प्रथा का निर्माण हुआ, क्योंकि समाज में जिस समय इंसान ने समाज बनाया और सामाजिक जीवन निर्वाह करना आरंभ किया, उस समय इंसान को खेती करने की समझ आ चुकी थी। परंतु जब वह खेती करता था तो दूसरे इंसान उसकी खेती को
जो नकारा इंसान थे उसकी खेती को तबाह कर देते, उसको लूट कर ले जाते। उनका गुजारा उसको लूटने से हो जाता था बिना परिश्रम किए। इस कारण जितने भी परिश्रमी इंसान थे उन्होंने समाज बनाया ताकि इन लुटेरों से सुरक्षा हो सके। और इसके लिए एक ही कार्य था, कृषि। परंतु कृषि के साथ जब इंसान को मकान बनाने की जरूरत पड़ी, अपने कृषि के सामान को रखने की आवश्यकता पड़ी, कृषि के लिए हथियार बनाने की आवश्यकता पड़ी, इंसान को वस्त्र बनाने की आवश्यकता पड़ी, तो उसने कुछ कार्यों को वितरित किया। और जिन इंसानों को, जो इंसान खेती करने में सक्षम नहीं थे या खेती करना नहीं चाहते थे, उनसे यह कार्य लिए गए। तो कोई लोहे का काम कर रहा है उसे लोहार कहा जाता, कोई जैसे कोई वस्त्रों का काम कर रहा है तो उसे जुलाहा कहा जाता। इसी प्रकार जातियों में जाति एक कार्य सूचक शब्द था, परंतु समाज में जब इंसान कार्य का त्याग करके, क्योंकि जो कार्य कठिनता से उसमें जीवन निर्वाह हो, तो वह एक सरल कार्य की तरफ भाग जाते थे सारे इंसान। समाज में कुछ ऐसा होने लगा कि एक कार्य के लिए तो सभी मिल जाते हैं और कुछ कार्यों के लिए कोई इंसान नहीं मिलता था। तब समाज ने निर्णय लिया और सबको यह आदेश दिया कि जिसको जो कार्य सौंपा गया है वह और उसका परिवार उसी कार्य को करेगा। अर्थात जो लोहे का कार्य करते हैं, जो लोहार का कार्य करते हैं, उसका परिवार सदैव लोहार का कार्य करेगा ताकि समाज में संतुलन बना रहे। जिसे तेल का काम करना है वह तेल का करेगा, जिसे जुलाहे का काम करना है वह जुलाहे का करेगा। एक प्रकार से जाति को पैतृक कर दिया गया। परंतु आज वर्तमान में एक इंसान, यदि कोई सुनार लोहे का काम करता है फिर भी वह सुनार कहलाता है, और एक लोहार सोने का काम करने के पश्चात भी लोहार है। मित्रों, एक जो खुद को श्रेष्ठ कुल का मानने वाले हैं वह तुच्छ कार्य करके भी श्रेष्ठ है, और जिन्हें तुच्छ कहा जाता है वह श्रेष्ठ कार्य करने के पश्चात भी तुच्छ है। यह एक प्रकार से हमारी विडंबना है जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। इसी वजह से समाज में असंतुलन है। इसी प्रकार जब इंसान के विवाह पद्धति बनाई गई जीवन निर्वाह करने के लिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष को एक साथ रखकर परिवार बनाने का कार्य किया गया, तो उस समय पे विवाह पद्धति का निर्माण हुआ। मित्रों, इंसान ने जब बसा तो वह तालाबों और नदियों के किनारे बसा, क्योंकि समस्या यह थी कि पानी का कोई साधन नहीं था। आज की तरीके से आधुनिक ये नहीं है कि नल से आप पानी ले सकें, वह तो नदी और तालाबों से ही पानी लेना पड़ता था। कुओं का निर्माण भी इंसान ने स्वयं किया। खेती एक प्रकार से वर्षा के पर निर्भर थी। वर्षा है तो खेती है, वर्षा नहीं है सूखा हो गया तो इंसान को भूखे मरने की नौबत आ जाती थी। तो छोटे छोटे गांव थे, इंसान की आबादी ज़्यादा नहीं थी। इस कारण से जब विवाह का निर्णय लिया गया तो एक गांव का कोई भी पुरुष दूसरे गांव की स्त्री से ही शादी करेगा, जिससे एक दूसरे गांव से संबंध हो और इंसान का आपसी सहयोग में बढ़ोतरी हो। यदि कहीं पर अगर फसल कम है तो एक दूसरे की सहायता कर सके। इसीलिए जब विवाह होता था तो उस समय पर पुरुष के लिए बहुत ही कठिन था कि गृहस्थी बसाना, क्योंकि जब एक स्त्री का भार और पड़ेगा तो उसको भोजन कौन कराएगा। इसीलिए विवाह पर कुछ भोजन की सामग्री, कुछ उसके लिए बर्तन और कुछ उसके जीवन को रहने का सामान स्त्री वर्ग की तरफ से पुरुष वर्ग को उपलब्ध कराया जाता। मित्रों, जब इंसान कोई भी अपने लिए किसी से कुछ मांगता है तो उसे भीख कहा जाता है, और जब किसी कार्य के लिए या अन्य इंसान के लिए अगर कुछ मांगता है तो उसे चंदा कहा जाता है, और जब किसी को बिना मांगे प्राप्त हो तो वह दान कहा जाता है। परंतु पुरुष के जो पुरुष वर्ग है उसके अहंकार को ठेस न पहुंचे तो भीख, चंदा या दान की जगह उसे दहेज का नाम दिया गया। यह दहेज एक प्रकार से स्त्री पक्ष जो है उनके यहाँ से एक सदस्य कम होता है, और पुरुष वर्ग में जब बढ़ता है उसकी वृद्धि के कारण उसमें संतुलन कायम करने के लिए यह दहेज का कुछ सम्मान दिया जाता है ताकि उनका जीवन सरलता से निर्वाह हो सके, क्योंकि उस समय पर जीवन निर्वाह करना बहुत ही कठिन था। जो आज तक दहेज के रूप में उस समय सिर्फ परिवार को, परिवार में जीवन निर्वाह करने के साधन उपलब्ध कराए जाते थे, परंतु आज भारी भारी वाहन और अनेक प्रकार की सामग्रियां और बहुत अधिक धन की मांग की जाती है। यह दहेज प्रथा एक प्रकार से इंसान के जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक बन चुकी है, जबकि इंसान पूर्ण रूप से समृद्ध है, उसे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है।
इसी प्रकार से स्त्री का जब जब विवाह होता था तो पुरुष को एक दूसरे गांव में उसको किसी प्रकार का लुटेरा न समझा जाए, क्योंकि गांव के अंदर कोई भी इंसान जब घुसता था तो उसे एक प्रकार से सामग्री का लुटेरा समझकर उसे मारा जाता और जान से भी हत्या भी कर दी जाती थी। इसीलिए उसको एक घोड़ी पर बैठाकर गांव में घुमाया जाता, ढोल बजाते हुए, ताकि पूरा गांव ये देख ले कि ये इसका संबंधी है और उसे किसी प्रकार का कोई भी हानिकारक कार्य न हो उसके प्रति, और अगर वह कभी आता है तो उसको सम्मान प्राप्त हो। जिसके लिए घोड़ी होना इसलिए आवश्यक था क्योंकि ढोल बजाने पर प्रत्येक जानवर बिदक जाता है, सिर्फ घोड़ी ही ऐसी है कि जो शांति से चलती रहती है। घोड़ी पर बैठाने से वह एक स्पष्ट दिखाई देता। यह प्रथा आज भी कायम है। आज आवश्यकता न होने के पश्चात और बहुत बहुमूल्य वाहन होने के पश्चात भी एक घोड़ी पर बैठाकर और उसको घुमाया जाता है, एक प्रकार से उसको जोकर बना दिया जाता है। और इसी प्रकार से बैंड बाजे बजाए जाते हैं कि जिनका कोई लाभ नहीं है। और अब तो आबादी के में न होकर जो विवाह एक प्रकार से बहुत दूर आबादी से अलग विवाह मंडप में कराए जाते हैं, वहाँ पर भी बैंड बजाए जाते हैं, वहाँ पर भी जो है घोड़ी पर बैठाया जाता है। यह एक प्रकार की प्रथा समझी जाती है जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा पाता ये किस कारण थी प्रथा। इंसान के लिए शगुन प्रथाएं का निर्माण किया गया, क्योंकि जब कोई पुत्री का विवाह करता था वह गरीब होने के कारण उस समय पे जीवन बहुत ही कठिन था, तो जितना भी समाज है वह उसे कुछ ना कुछ देकर जाता था, कुछ सामग्री या कोई धन किसी भी प्रकार से, ताकि वह अपनी पुत्री का सरलता से विवाह कर सके। और वह जब दूसरे के यहाँ विवाह होता था तो वह वापस देने चला जाता। एक प्रकार से समाज को संगठित करने के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए शगुन प्रथा का निर्माण हुआ। जो आज भी कार्ड बांटे जाते हैं शादियों के, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आने वाला है आगंतुक उसको किसी भी प्रकार से न स्त्री पक्ष से न पुरुष पक्ष से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वह दूल्हा और दुल्हन की तरफ देखते नहीं है, खाना वो खाए और पैसे देकर चुका कर चले जाते हैं। इसी प्रकार से स्त्री पक्ष द्वारा पुरुष वर्ग से मिलने पर कुछ ना कुछ शगुन उसको दिया जाता, ताकि इनके जीवन में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो वो सरलता से वह जीवन निर्वाह कर सके। आज भी यही प्रथा है कि जब स्त्री पक्ष पुरुष पक्ष से मिलता है तो उसको कुछ ना कुछ शगुन के रूप में देना पड़ता है। तो आज किसी के घर जाने से पहले ये सोचना पड़ता है कि अगर स्त्री पक्ष का कोई भी इंसान जब पुरुष पक्ष में जाता है तो वह सोचता है कि जेब में उसके पैसे हैं या नहीं है जो वहाँ पर शगुन दे सके, अन्यथा अगर नहीं है तो वह वापस चला जाता है। दोस्तों, जब किसी स्त्री का विवाह कठिनता से हो, उसे उसका परिवार उसकी शादी करने में सक्षम न हो और उसके शोषण को वह ना बर्दाश्त कर पाए तो वह बालिका का हत्या कर दिया करता था। आज भी यह हत्याएं हो रही हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण है कि आज भ्रूण हत्या हो जाती है। आज उसको गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है, कि इसलिए नहीं कि उन्हें अपनी पुत्री से किसी प्रकार का कोई भी वैषम्य है, उनके मन में कटुता है, नहीं, इसलिए कि उसका शोषण होगा, संपूर्ण जीवन होगा और उसको किस प्रकार से उसके विवाह के लिए दहेज उपलब्ध कराया जाएगा। यह एक समाज के लिए बहुत ही हानिकारक विषय है। समाज में आज भी जो दहेज और ये जो विवाह पद्धति है, यह विवाह पद्धति एक प्रकार से हत्यारी पद्धति है, परंतु समाज में इसका कोई भी इसका एक प्रकार से निर्णय नहीं लिया गया कि इसको किस प्रकार से सरल बनाया जाए या इसे समाप्त किया जाए। इन्हीं प्रथाओं के जाल में फंसा हुआ है। जो पर्व बनाए गए ताकि इंसान एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का सहयोग करे, एक दूसरे की सहायता करे, परंतु पर्व के नाम पर जितने भी त्यौहार हैं, आज इंसान को स्वयं नहीं पता कि उसका यह जो पर्व है इसका अर्थ क्या है, यह किस लिए कर रहा है। एक रक्षाबंधन के त्यौहार में प्रत्येक वर्ष व्यापार के तरीके से एक भाई और बहन का संबंध प्रमाणित करना पड़ता है। इसी प्रकार से दिवाली में जो एक प्रकार से समाज को संगठित करने के लिए, समाज में खुशियां बांटने का त्यौहार बनाया जाता था, आज डिब्बों में भरकर रिश्वत पहुंचाई जाती है ताकि उनके कार्य सदैव चलते रहें। जितने भी अधिकारी हैं उनको मोटे मोटे उपहार भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो प्रथाएं हैं उनका एक बहुत ही अनुचित लाभ उठाया जाता है।
दोस्तों, वास्तव में प्रथाएं जो बनाई गई थी वह इंसान की जीवन शैली के लिए, उसे संगठित करने के लिए, उसकी सहायता के लिए बनाई गई थी। परंतु जो आज आधुनिक जीवन है, इसके अंदर प्रत्येक प्रथा के लिए सोचना समझना बहुत आवश्यक है। यह जो हम प्रथाएं निभा रहे हैं उसके कारण क्या है? वास्तव में लोक लाज उसका मुख्य कारण है। इंसान ये देखता है कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज में मेरी प्रतिष्ठा क्या होगी। प्रत्येक इंसान यही सोचकर इन प्रथाओं में लिप्त है, जो हमारे समाज के लिए बहुत अधिक हानिकारक भी है। दोस्तों, जीवन शैली के नियम धर्म होते हैं। धर्म से ऊपर कर्म होता है, क्योंकि वह जीवन निर्वाह के लिए होता है। धर्म जीवन शैली के लिए है तो जीवन निर्वाह के लिए कर्म है, और कर्म से महान सत्य होता है क्योंकि वह अमिट है। परंतु सबसे जो श्रेष्ठ है वह इंसानियत होती है। यदि किसी प्रथा के कारण किसी को हानि पहुंचे या उसको किसी भी प्रकार का दुख पहुंचे, पीड़ा हो, तो वह प्रथा एक प्रकार से कुप्रथा होती है। और हमारा समाज कुप्रथाओं के जाल में इस प्रकार से लिप्त है कि उससे छुटकारा पाने के लिए, क्योंकि देखा जाता है कि जब किसी का विवाह होता है उसमें इंसान के जीवन की आमदनी का एक प्रकार से एक बहुत बड़ा भाग या संपूर्ण जीवन की आमदनी स्वाहा हो जाती है, समाप्त हो जाती है। परंतु ना उसका लाभ स्त्री पक्ष को होता है, ना पुरुष पक्ष को होता है। वह एक प्रकार से इन्हीं प्रथाओं के जंजाल में उस उनकी जितनी भी जो धन सामग्री है वह एक प्रकार से दिखावे में लुट जाती है। तो यह समझने की आवश्यकता है कि यह जो जीवन भर की कमाई है, इसको किस प्रकार से स्त्री को या पुरुष को उसके अधिकार में देने से उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है, ना कि इस दिखावे में प्राप्त हो सकता है। आज हमारा समाज प्रथाओं के जंजाल में दिखावे में जी रहा है। जितने भी त्यौहार हैं उन्हीं पर्व पे एक दिखावे के रूप में इंसान इतना पैसा बर्बाद करता है। पूरे साल के अंदर एक वर्ष में जितना पैसा वह बर्बाद करता है उसका एक माह का परिवार का खर्च बिल्कुल सरलता से चल सकता है। मित्रों, इन्हीं प्रथाओं को समझना बहुत आवश्यक है। वास्तव में प्रथाओं का निर्माण कारणों के कारण हुआ, परंतु अब जो जो वर्तमान में समाज है इसके प्रभाव को देखना, आज के समाज को देखना और अपनी ज़रूरतों को देखना बहुत आवश्यक है। इंसान का जीवन महत्वपूर्ण है, ना कि ये प्रथाएं महत्वपूर्ण है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jivankasatya.com से पढ़कर अनेक विषयों पर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यह हमारा कार्यक्रम पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। आपके मन में कोई प्रश्न है तो अवश्य करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तथा कमेंट्स करें, सुझाव दें, ताकि हमारा मार्गदर्शन हो और हम आपके लिए कोई और श्रेष्ठ कार्य कर सकें। धन्यवाद।